डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां कृषि संबंधी तमाम विषय हम आप किसान भाई बहनों के लिए लेकर आते हैं। हमारा मकसद होता है कि इन विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं और साथ ही व्यवहारिक तौर पर जो भी समस्याएं आपको पेश आ रही हैं उनका जवाब, उनका समाधान भी आपको बताएं और इसमें हमारी मदद करते हैं विषय विशेषज्ञ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय क्या है, जिस पर हम चर्चा करेंगे और लेंगे आपके सवाल। तो पहला हमारा विषय है प्राकृतिक खेती। इसके साथ ही हम बात करेंगे विदेशी सब्जियों की खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती या विदेशी सब्जियों से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके प्रश्न है, इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आपका, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही अब आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें आप 8800520717। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही आप जैसे जानते हैं कि ईमेल हमारा भी आपके लिए चालू रहता है, तो हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। तो आप अपने सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बस आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। आगे बढ़े उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हम आपके लिए दोहरा देते हैं, जो कि हम कार्यक्रम में हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी आप कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र से ही कॉल करें, अपनी बात को कम शब्दों में रखने का प्रयास करें और साथ ही जहाँ ज़्यादा शोर ना हो वहीं से हमें कॉल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। इसके साथ ही जब भी आप हमें कॉल करें तो उस वक्त टेलीविज़न को म्यूट कर लें। अपना सवाल पूरा करने के लिए, जवाब सुनने के लिए आप फिर से अपने टेलीविज़न की आवाज़ कर सकते हैं। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के दो खास मेहमानों से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर BS तोमर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज जो हम बात कर रहे हैं विदेशी सब्जियों की खेती के बारे में, तो उसके बारे में आज हम आपसे विस्तार से समझेंगे। आप अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग IARI पूसा, नई दिल्ली में। तो विदेशी सब्जियों की जो हम बात करें, एग्जॉटिक सब्जियां जो हैं उनका किस तरह से स्कोप बढ़ता जा रहा है, किसान कैसे उनसे लाभ ले सकते हैं, और कुछ सब्जियां बहुत पोषक तत्वों से भी भरपूर होती हैं। तो बारी बारी से इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर BS तोमर जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर दीपक कुमार जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आप कृषि वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर से। तो जो हमारा आज का एक और विषय है यानी प्राकृतिक खेती, इस पर डॉक्टर जैन से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ भी कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। और सर, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसानों को इससे लाभ हो सकता है। देखिए, जो भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकांश जो आबादी है वो शाकाहारी है। और शाकाहारी होने के साथ साथ जब हम शाकाहारी होने की बात करते हैं तो बात आती है सब्जी फसलों की, क्योंकि सब्जी हमारे भोजन का अभिन्न अंग है और 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन खाने की हम सिफारिश करते हैं स्वस्थ जीवन के लिए और शरीर को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण युक्त स्वस्थ बनाए रखने के लिए। तो इस स्थिति में सब्जियों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। दूसरी जो इसमें मुख्य बात है कि आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम विदेशी सब्जियों के बारे में। और इनको विदेशी सब्जियां क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को, अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। हालांकि अब तो हमारे काफ़ी प्रचलन है, हमारे यहाँ उगाई जाती है, लेकिन हम अभी भी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स या विदेशी सब्जियों के नाम से इन्हें जानते हैं। जी सर, हम आज भी इनको विदेशी सब्जियों के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं।
जबकि ये काफ़ी प्रचलित हो गई हैं। और अगर हम विदेशी सब्जियों में बात करेंगे तो कभी ब्रोकली भी हमारी एक विदेशी सब्जी होती थी, जो आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है। दूसरी सब्जी आती थी सलाद के रूप में, लेट्यूस। अक्सर हम सलाद को दो शब्दों में समझते हैं। सलाद का मतलब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा एक सलाद है। जी जी। लेकिन सलाद अपने आप में एक सब्जी फसल है जिसको हम अंग्रेजी में लेट्यूस बोलते हैं, और इसके पत्ते या इसके शीर्ष पत्तों का जो समूह है उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। इसके साथ साथ हमारी और बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिनकी खेती हमारे देश में होती है, लेकिन उनकी बहुत सीमित मांग होती है या उपभोक्ताओं की जानकारी का अभाव के कारण उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। जी सर। जिसमें हम प्रमुख रूप से नाम लेना चाहूँगा मैं स्लेरी का, पार्सले का, चायू का और बंचिंग ऑनियन का। तो ये हमारी और इसके ये सब्जी फसलें हैं जी, जिनका आपने जिक्र किया सर। उन सभी सब्जियों के बारे में हमने अपनी रिपोर्ट में जानकारी भी दी है। तो कैसे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो हमारी विदेशी सब्जियां, जिन्हें अभी भी हम विदेशी कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हो चुकी हैं, और जिनका जिक्र किया अभी डॉक्टर तोमर ने, वो तो हमारे किसान कई ऐसी फसलें हैं, कई ऐसी सब्जियां जिनकी मुख्य फसल वो लेते हैं, और इनकी डिमांड भी ख़ास तौर पर वो किसान जो कि बड़े शहरों के आसपास हैं, उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है, विकल्प रहता है। तो आइए विदेशी सब्जियों से जुड़ी पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर लेंगे आपके सवाल। हमारे यहाँ विदेशी सब्जियों को भी काफी चाव से खाया जाता है। ऐसे में किसान विदेशी सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बता दें कि विदेशी सब्जियों में ब्रोकली, लेट्यूस, सैलरी, पार्सले, ब्रुसलेट स्प्राउट, लीक, पार्सनिप और लाल बंद गोभी आदि आते हैं। ब्रोकली की उन्नत किस्मों में पालम समृद्धि, पालम हरितिका, पालम विचित्रा। ब्रोकली की खेती के लिए जमीन तैयार करते समय गोबर की खाद 16 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। बिजाई के समय सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की सारी मात्रा व यूरिया की आधी मात्रा खेतों में मिलाएं। शेष यूरिया की खाद को 2 बार 1-1 महीने के अंतराल पर डालें। ब्रोकली की कलियों के खुलने से पहले जब वे हरी सख्त हों और उनमें 10 से 12 लंबी डंठल हो तब काट लें। वहीं सैलरी के पत्तों के नरम डंठल सूप और सब्जी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सैलरी लगाने के लिए पहले क्यारियां बनाकर इसकी पौध तैयार की जाती है। बिजाई से पहले बीजों को 24 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। क्यारियों में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बिजाई करनी चाहिए। वहीं पार्सले की कर्ल लीफ, डबल कर्ल, मास कर्ल चैंपियन किस्मों की खेती कर सकते हैं। ब्रुसलेट स्प्राउट की पहले नर्सरी तैयार की जाती है और 4 से 5 सप्ताह की पौध की रोपाई की जाती है। लाल बंद गोभी की रेड रॉक, रेड ड्रम हेड और किन्नर रेड किस्में लगा सकते हैं। विदेशी सब्जियों की खेती से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना भी अच्छा रहता है। तो अभी आपने विदेशी सब्जियों पर रिपोर्ट देखी, और जिसके बारे में डॉक्टर तोमर में बता रहे थे उनके बारे में भी हमने आपको रिपोर्ट में कुछ बातें बताई हैं, लेकिन और गहराई से इनके बारे में हम समझेंगे। इसका बाज़ार कितना विस्तार है, जब खेती करें तो कैसे इसकी खेती करें, क्या किसी विशेष तापमान की या जलवायु की आवश्यकता होती है, किन किन सब्जियों के लिए किन जलवायु की या पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्या कीट और बीमारियों का खतरा इनमें ज़्यादा होता है। बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, तो इनका हम जवाब बारी बारी से लेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर दीपक सर, जैसा कि हम बात करें प्राकृतिक खेती की, और हम सभी जानते हैं कि अभी डॉक्टर तोमर ने भी कहा कि हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। तो जागरूकता सिर्फ इस स्तर तक नहीं है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें, उसका सेवन करें या फिर अपना न्यूट्रिशन बढ़ाएं, बल्कि यहाँ भी अब उपभोक्ता बहुत जागरूक हो गए हैं कि रसायन मुक्त उन्हें अब खाद्य पदार्थ चाहिए। और ऐसे में प्राकृतिक खेती कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, एक बार फिर से हमने इससे जुड़ने का प्रयास किया है। जी, जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि प्राकृतिक खेती में आप देखेंगे कीटनाशकों का अंधाधुंध, अविवेकपूर्ण और लगातार प्रयोग हो रहा है, जिससे कि रिपोर्ट में भी बताया अभी कि मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उससे जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, जो उसके
परजीवी परभक्षी कीट है वो बिल्कुल नष्ट नहीं हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है और सबसे बड़ा मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसल लागत भी बढ़ रही है और साथ साथ वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसलिए अब जरूरत हो गई कि प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है। प्राकृतिक खेती प्रकृति और खेती के बीच का संतुलन है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति स्वयं खेती कर सकती है। आप देखेंगे जब कभी गर्मियों में जंगल की तरफ आप जाएंगे तो आम, इमली, जामुन, कटहल आदि अनगिनत फल वाले देने वाले पौधे आप गिन सकते हैं। आप इनमें देखेंगे न तो और स्वतः ही हो जाते हैं, उनमें कुछ आपको करने की आवश्यकता न तो नहीं यही होती बता है। रहा था कि न तो इसमें कोई खाद की जरूरत होती है, न कोई पानी होता है, न कोई रोग होता है, न कोई संक्रमण, और हर अगले साल बहुत ज़्यादा फल मात्रा में फल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति स्वयं अपने आप खेती कर सकती है, हमें उसमें भागीदारी करनी है, न कि मालिकाना करना है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक खेती जो है वो देसी गाय या उसके उत्पादों पर आधारित है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है और जो खेती में या खेत के आसपास जो संसाधन है उनका प्रयोग करते हुए जो प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको हमें उर्वर बनाना है और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना ही प्राकृतिक खेती है। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर यहाँ पर कि प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, प्रकृति का मालिक नहीं बनना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो हमारी भारतीय सभ्यता भी यही बताती है कि प्रकृति, देखिए हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी अवसर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के प्रति अपनी एक भावना व्यक्त करते हैं। हमारे जो तीज त्योहार हैं वो भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्राकृतिक खेती यानी ये एक तरह से हमारी विरासत है जिसे हम एक बार फिर से समझ रहे हैं कि क्यों प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना चाहिए। तो चलिए आगे हम इस पर और बात करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर दीपक ने बताया कि इसमें आपको कुछ भी बाजार से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके खेत में आपके घर में जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसी का ही इस्तेमाल करना है। तो और बेहतर तरीके से प्राकृतिक खेती के कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस रिपोर्ट में। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती को कहते हैं जिसमें रसायन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। दरअसल प्राकृतिक खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देशी गाय को मूल आधार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देशी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देशी गाय के गोबर और मूत्र की महक देशी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है। जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती के कई सारे फायदे हैं। इससे न सिर्फ भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने से भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। बता दें कि सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। देश के कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती के अध्ययन पर खोज के लिए प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा, जिनकी मदद से देश में प्राकृतिक खेती को मदद मिलेगी और अन्न के भंडार भी भरेंगे। तो ये थी प्राकृतिक खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में तो आप हमें अवश्य कॉल करें। आपकी कॉल्स का, आपके ईमेल्स और आपके व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतज़ार है। इस बीच हमारे पास कुछ व्हाट्सएप सवाल आए हैं। आइए बारी बारी से हम उन व्हाट्सएप सवालों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और सर ये हमारा एक पहला सवाल जो है अंकुर सहाय का है ये, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। ये जानना चाहते हैं विदेशी सब्जियों की खेती किस तरह ये साधारण भूमि में भी कर सकते हैं, यानी सामान्य भूमि में भी क्या इसकी खेती की जा सकती है और कौन सी विदेशी सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। प्रजातियों के बारे में भी जानना चाहते हैं डॉक्टर तोमर।
देखिए, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा, विदेशी सब्जियों की खेती ये मूल रूप से सर्दी के मौसम की सब्जी फसलें हैं। तो पहली तो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं साहब आपको कि ये सर्दी के मौसम में ही इनकी खेती मैदानी क्षेत्रों में संभव है। दूसरी बात है, जो आपने कहा कि अपने व्हाट्सएप के माध्यम से कि किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। सामान्यतः ब्लूई दोमट और दोमट किस्म की मिट्टी खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। तो यहाँ विदेशी सब्जियों की खेती के लिए भी ब्लूई दोमट या दोमट मिट्टी, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक तत्व हो और जहाँ जल निकास की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, खरपतवारों की संख्या अधिक ना हो, विशेष रूप से जो हमारे बहुवर्षीय खरपतवार हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो खेत हैं या मिट्टी वाले जो खेत हैं उनका चयन आप कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी विदेशी सब्जियां उगा सकते हैं। तो आपका निकटतम मार्केट है लखनऊ, तो आपको लखनऊ के बाज़ार की थोड़ी स्थिति को देखना होगा, वहाँ पे किस प्रकार की सब्जियों की अधिक मांग है, ताकि आपका विदेशी सब्जियों का जो उत्पादन करेंगे तो उसका बाज़ार कहाँ होगा। तो आपका निकटतम बाज़ार होगा लखनऊ, या आपको इलाहाबाद में, जैसे कि कई अवसर ऐसे आते हैं, इस बार महाकुंभ होने वाला है, तो ऐसे में इलाहाबाद के अंदर बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से इलाहाबाद शहर में सब्जियों की मांग बढ़ेगी और वहाँ पे विदेशी मेहमान भी आएंगे जिनको इन प्रकार की सब्जियों का स्वाद आता है, तो वो उसको ग्रहण करते हैं। तो आपके लिए ये मार्केट को भी ध्यान में रखना है। और आप इसमें ब्रोकली उगा सकते हैं, आप लेट्यूस उगा सकते हैं, आप लीक उगा सकते हैं, आप पार्सले हैं, स्लेरी है, फ्रेंच टाइप रेडिश है, या आपकी जो है कैबेज हैं, तरह तरह की जो है ब्रोकली की ये क्या नाम इसकी नॉल कोल की किस्में हैं, आप उनको उगाने के लिए अपने खेत में चयन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये हमारे दर्शक थे अंकुर सहाय, जिन्होंने जानना चाहा कि कैसे वो विदेशी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना, डॉक्टर तोमर ने आपको विस्तार से बताया कि कौन कौन सी अच्छी प्रजातियाँ या फिर कौन कौन सी आप सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। बाज़ार आपके करीब है, लखनऊ एक बड़ा शहर है, तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिए और बिल्कुल आगे बढ़िए इस दिशा में। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम प्राकृतिक खेती से जुड़े कुछ हमारे पास सवाल आए हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप भी अपने सवालों के साथ तैयार रहें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हेलो किसान से जुड़ रहे हैं तो आज के विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं विदेशी सब्जियों की खेती के बारे में और साथ ही आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना सकते हैं प्राकृतिक खेती, इसके लाभ क्या हैं। इस बीच एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ हरदोई से हैं सर्वेश कुमार जी। जी सर्वेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। सर्वेश जी, टेलीविजन को पहले म्यूट कर दीजिए। हेलो जी
अपने दर्शकों से हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें कृपया टेलीविजन को म्यूट कर लें। देखिए काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है ऐसे। जी सर्वेश जी बताइए, सवाल बताएं। आज मैडम ये जो विदेशी खेती है, विदेशी है, इसके लिए वातावरण कैसा, मौसम कैसा चाहिए? वातावरण कैसा होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी सर्वेश जी हमने अपने एक बताया भी प्रश्न था, था अंकुर सहाय का, उनको हमने बताया था कि जो विदेशी सब्जियां हैं ये मूल रूप से सर्दी के मौसम की सब्जियां हैं और अभी अक्टूबर के मध्य में आज हम हैं, 16 अक्टूबर आज हो गया है। इनकी पौध डालने का समय है, अगर पौध तैयार है तो रोपाई करने का समय है और इनको आप फरवरी तक, उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, आप पश्चिम प्रतापगढ़ या हरदोई से हैं तो आपके क्षेत्र में इनकी खेती 15 अक्टूबर से लेकर फरवरी के अंत तक सुगमता से की जा सकती है। इसका मतलब है कि आपको पौध तैयार है तो अभी आप रोपाई कर सकते हैं। ये नहीं कि जनवरी या फरवरी में आप इनको लगा करके आगे तक बढ़ा सकते हैं। इनका जो बुआई का समय है या रोपाई का समय है अक्टूबर, नवंबर या लेटेस्ट 15 दिसंबर तक हो सकता है और उसके बाद ये फसलें फरवरी तक तैयार हो जाती हैं। तो ये तो इनकी जलवायु की मांग है। मिट्टी के बारे में भी हमने बताया था, फसलों के बारे में भी हमने बताया और इनमें मैं बताना चाहूँगा कि जो ये विदेशी सब्जियां हैं अधिकतर की पौध तैयार की जाती है और ये कम, इनका जो जमाव होता है वो धीमी गति से होता है, तो तकरीबन 35 से 40 दिन का समय ले लेती हैं पौध रोपाई के लिए, पौध तैयार होने में। इसलिए आपको इस पे विशेष ध्यान देना है कि इनकी पौध को कैसे स्वस्थ तैयार करें और वो जल्दी रोपाई के लिए आकार ग्रहण कर ले। ऐसी अवस्था की पौध तैयार करने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे। एक और दर्शक हैं सुशांत कुमार हैं जिन्होंने हमें उड़ीसा से कॉल किया है। सुशांत जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। हेलो। हेलो जी सर। हेलो नमस्ते। नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है आपका। ब्रोकोली और लिट्टी इसका उन्नत किस्म क्या है उसके बारे में। सुशांत जी आपका सवाल नहीं समझ आया, एक बार फिर से बताएं। ब्रोकोली और लिट्टी की उन्नत किस्म क्या है। ब्रोकली की किस्में। ब्रोकली की कुछ किस्में तो हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की हैं, जिसमें KTS1 ये नीले रंग की फूल देने वाली किस्म है, बहुत अच्छी किस्म है, सामान्य किस्म है। और एक अभी पिछले 2 साल पहले ही हमने अपने साखी विज्ञान संभाग से एक किस्म का विकास किया है जिसको पूसा पर्पल ब्रोकली 1 के नाम से जानते हैं। इसके जो फूल होते हैं वे गहरे नीले रंग के होते हैं और 3 किस्में CSK पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय हैं पालमपुर में, वहाँ से विकसित हुए हैं। पालम समृद्धि है, पालम विचित्रा है और ये जो किस्में हैं समृद्धि, विचित्रा, सुचित्रा, ये किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इनके बीजों की उपलब्धता सीमित है या नहीं मिल पाते हैं तो आप अपने स्थानीय बाज़ार से, आजकल हमारे देश में प्रचुर मात्रा में जो बाहर से आयातित सीड हैं, इंपोर्टेड सीड हैं ब्रोकली में, नीले रंग की ब्रोकली, पर्पल रंग की ब्रोकली और पीले रंग की ब्रोकली के बीज उपलब्ध हैं। पीले रंग में कंचन होगी, विचित्रा नीले रंग में होगी और समृद्धि हरे रंग की होगी। ये पालमपुर की किस्में हैं और ये संस्थान की मैंने बताई नीले रंग की और गहरे पर्पल रंग की। तो आप किस प्रकार की ब्रोकली, मुख्य रूप से ये नीले रंग की गहरे हरे रंग की होती हैं, ज़्यादा प्रचलन में ये होती हैं और कुछ नीले रंग की ब्रोकली का भी मांग होता है, कभी पीले रंग की ब्रोकली का भी मांग होता है। तो मांग को ध्यान में रखते हुए आप किस्मों का चयन कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप नीले रंग की या हरे रंग की जो ब्रोकली की किस्में हैं उनको लेकर के आप उगाइए और इसकी पौध तकरीबन 30 दिन में तैयार हो जाएगी और रोपाई के बाद ये जो संकर किस्में हैं वो 60 से 65 दिन के अंदर अधिकतम उनमें हेडिंग हो जाती है। और जब आप बीज खरीदें तो इस बात का भी ध्यान रखें सुशांत जी कि वो किस्में अगेती ना हो, पछेती ना हो। बहुत पछेती होंगी तो उनके सीड्स बनने में ज़्यादा समय लगेगा और जो हमारी अगेती किस्में जैसे KTS1 है
ये बहुत जल्दी शीर्ष तैयार कर लेती है। तो आप अभी अगर इसको चाहते हैं KTS1 को या इस प्रकार के समूह की जो किस्में हैं उनको आप बिजाई के लिए अभी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी। अब सर, प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा है, प्राकृतिक खेती में कीट कैसे नियंत्रित किए जाए, ये सवाल है। हालांकि नाम नहीं लिखा किसका है। और साथ ही साथ एक और सवाल ले लेते हैं। AP शुक्ला जी हैं जिन्होंने हमें प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सवाल लिखा है और ये कह रहे हैं कि मिट्टी की जाँच के लिए मिट्टी को कहाँ ले जाएँ। जी, सबसे पहले प्राकृतिक खेती में कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण की बात करें तो प्राकृतिक खेती में पहला नियम यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब आप ये ध्यान रखें, इलाज से बेहतर रोकथाम है। जब प्राकृतिक खेती आप शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र पे एक बार प्रशिक्षण लें और उसके बाद आपको वो कीड़ा कौन सी अवस्था उसकी हानिकारक है, कब हानि करता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो सबसे पहले जब अगर रस चूसक कीड़े जैसे वाइट फ्लाई, हरा मच्छर है, हरा तेला है या रस चूसने वाले जो भी कीड़े हैं, मोइला है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप नीमास्त्र को इसको काम में ले सकते हैं। अगर आप नीमास्त्र से क्या होता है, और साथ ही मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को वो 5 स्तंभ जो है प्राकृतिक खेती के उनके बारे में बताते चलें। नीमास्त्र जो है, इसको 1 एकड़ में अगर आपको बनाना है तो इसको 100 लीटर पानी लेंगे आपको और 1 किलो देसी गाय का गोबर लें। देसी गाय का गोबर इसलिए कि इसमें 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु होते हैं और इसलिए इसको लेना चाहिए। और इसके अलावा 5 लीटर देसी गाय का मूत्र होना चाहिए। मूत्र में हमेशा देसी गाय का जो मूत्र होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल उसमें गुण होता है। तो 5 लीटर आपको देसी गाय का मूत्र लेना है और उसके बाद 5 किलो निम्बोली और 5 किलो नीम की पत्तियाँ हैं। अगर निम्बोली नहीं हो तो 10 किलो आप नीम की पत्तियों की अच्छी तरह से आप इसको चटनी बना लें और 48 घंटे तक इसको पड़ा रहने दें। सुबह शाम इसको हिलाएं और इसके बाद इसको आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। इसको नीमास्त्र को आप 3 महीने तक भंडारण भी, आप इसको स्टोरेज भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कीटों की अगर ज़्यादा समस्या है, जो इल्लियाँ वगैरह इसकी समस्या है, तो उसके लिए सभी फसलों में आप 10 पर्णी अर्क का आप इसको काम में ले सकते हैं। इसके लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है, एक मटका ले लें या कुंडी में 200 लीटर पानी ले लें। उसके अंदर आपको 10 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है और 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना है और उसमें उसके अलावा उसमें 5 किलो नीम की पत्तियां लेनी है और 1 किलो हरी मिर्च जो होती है, जो तीखी होती है, उसकी चटनी लेनी है। 1 किलो लहसुन की चटनी लेनी है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो पानी और गाय का मूत्र लिया इसको 2 घंटे के लिए रखें और जो नीम की चटनी है, मिर्च की चटनी है और ये लहसुन की चटनी है और साथ में आपको 50 ग्राम हींग की मात्रा जो है वो हमें 10 ग्राम लेनी है। 50 ग्राम अदरक लेनी है और 50 ग्राम आपको अदरक या सौंठ या अदरक को पीस के काम में ले सकते हैं। इसको हमें 24 घंटे तक रखना है और उसके बाद हमें इस पूरे गोल में 10 तरह की पत्तियां जो होती है, उसमें 10 तरह की पत्तियों में आप आम, अमरूद, अनार, आक है, धतूरा है, हजारा है, तुलसी है, सीताफल है, कनेर है, रतनजोत है, पपीता है, इनकी किसी की भी आप 10 तरह की पत्तियां जो आपके वहाँ उपलब्ध होती है उसकी चटनी बना के उसको रख दें और 30-40 दिन तक इसको गोल को रखना है। उसके सुबह शाम इसको हिलाते रहें और इस गोल को आपको 6 से 8 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर आपको इसको, जो गोल है उसका 6 से 8 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका आपको छिड़काव करना, तो जो भी लटे हैं, जो इल्लियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। एक प्रश्न और था कि प्राकृतिक खेती में जो स्तंभ है इसके, जो प्राकृतिक खेती का मूल आधार है, उसमें सबसे पहला है कि जीवामृत या घनजीवामृत इसका प्रथम स्तंभ है। दूसरा है इसका बीजामृत है। तीसरा मल्चिंग या जिसको आच्छादन कहते हैं वो है। चौथा वापसा और 5वां सफसल है। अगर निश्चित तौर पे इन 5 आगे और चर्चा होगी तो इसमें विस्तृत आप चर्चा करेंगे। इन 5 स्तंभों का सही तरीके से समन्वय करेंगे तो प्राकृतिक खेती में बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य यही है कि शुद्ध मुनाफा कमाना है और फसल की लागत को हमें कम करना और शुद्ध मुनाफा प्राप्त करना है। जी जी, एक कॉलर है सर। हाँ जी सर, बताइए, कुछ कह रहे थे आप? जी, मिट्टी जांच की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आप अपनी मिट्टी को आप ले जाइए और उसका परीक्षण आप वहाँ से करा सकते हैं। जी 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 जी, ठीक है। एक कॉलर है मटरू है जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल लगाया, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मटरू जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ हेलो जी। अरे मिर्चा जो है कौन सा अच्छा बीज जो होता है? मिर्चा लगाना चाहिए। मिर्च की खेती करना चाहते हैं आप?
जी डॉक्टर तोमर, मिर्च की खेती करना चाहते हैं। मट्टू जी, जैसे आपको आज बताया गया, आज चर्चा का जो विषय है वो है विदेशी सब्जियों की खेती। मिर्ची जो है इस परिकल्पना से बाहर आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अगर आप मिर्च की खेती 2 मौसम में होती है, बारिश के मौसम में होती है और गर्मी के मौसम में होती है। अभी जो बारिश के मौसम की बिजाई का समय, रोपाई का समय तो चला गया, क्योंकि फसल अभी अपने अंतिम छोर में है और नवंबर या दिसंबर के मध्य तक जाते जाते वो फल देना बंद कर देगी। और दूसरी आप फसल ले सकते हैं फरवरी में, तो उसके लिए आप जनवरी में नियंत्रित वातावरण में पौध तैयार करा सकते हैं या कर सकते हैं, और उनको 10-15 फरवरी के आसपास खेत में रोपाई कर सकते हैं, ताकि आप अप्रैल मई में अपनी फसल से हरी जो है मिर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं। आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत IIVR है वाराणसी में, वहाँ से कई किस्मों का विकास हुआ, संकर किस्मों का विकास हुआ है। आपके नज़दीक में है, आप संस्थान में जा कर के या ऑनलाइन भी आजकल बुकिंग करते हैं वहाँ पे, तो उस मिर्ची की आप उन्नत किस्मों का बीज वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी रुचि इनमें नहीं है तो आप प्राइवेट क्षेत्र की भी बहुत सारी मिर्ची की किस्में हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग किस्में हैं, उनमें जिनकी आपकी रुचि है, या स्थानीय बाज़ार किस प्रकार की मिर्ची के लिए है, क्योंकि मिर्ची में बाज़ार में अलग अलग आकार की अलग अलग स्थानों पे मांग होती है। कहीं लंबी मिर्ची पसंद की जाती है, कहीं छोटी, कहीं कम तीखी, कहीं बहुत तीखी, कहीं कम बिल्कुल तीखी ना हो। तो इस प्रकार की जो बाज़ार मांग है उसको देख करके आप किस्मों का चयन करिए, चाहे आप सामान्य किस्म लें या संकर किस्में लें। तो ये आपके लिए जानकारी हम बताना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सारे दर्शक हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी दोनों विषयों से जुड़े जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आशंकाएं या फिर कोई आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप करें। आज हम बात करें प्राकृतिक खेती और साथ ही विदेशी सब्जियों की खेती के बारे में। छोटा सा ब्रेक। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप हेलो किसान के साथ अभी भी जुड़ रहे हैं, अभी आपने टेलीविजन ऑन किया है, तो आज के विषय एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की और साथ ही विदेशी सब्जियों की खेती के बारे में। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो GS कुमावत जी हैं, जिन्होंने सीकर राजस्थान से मैं कॉल किया। जी कुमावत जी बताइए क्या सवाल है। मैं नेचुरल खेती करता हूँ। हाँ जी, नेचुरल खेती करता हूँ और मैंने बगीचा लगाया है गत साल। प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, बगीचा लगाया सर इन्होंने। हाँ, तो मैंने एग्रो टूरिज्म के हिसाब से सब पौधे लगाए, तो और तो सब अच्छे हैं। और इस साल आम के पौधों में फंगस लग गया, उससे कुछ पौधे चले गए। ठीक है सर, हम इस विषय पर भी चर्चा करने वाले थे कि प्राकृतिक जो खेती है उसमें कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें। और आपने बताया कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि बीमारी हो चुकी है तो क्या करें। जी, प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से बीमारियों की भी समस्या आती है। तो फफूंद जनित और जो वायरल जनित बीमारियां हैं, उसके लिए आप मैंने बताया प्राकृतिक खेती में जो संसाधन आपके वहाँ उपलब्ध है उन्हीं को आपको काम में लेना है। तो इसके लिए आप जो घर पे जो छाछ होती है 5 से 7 दिन पुरानी जो आपकी छाछ होती है, उसको आप 200 लीटर पानी के अंदर मिला लें। अगर होती कोशिश अगर तांबे का बर्तन हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर 200 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 लीटर खट्टी छाछ ले लें और इसको 4 से 5 दिन तक इसको पड़ा रहने दें। और उसके बाद आपको इसको पानी के साथ आप डायरेक्ट इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो फफूंद है
उसका विकास नहीं होगा। और फफूंद सबसे बड़ी बात है कि जब आप इन बगीचों में बाद में देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जो कि फफूंद जनित जो बीमारियां हैं उनके पीछे दीमक का इनसे एक डायरेक्ट लिंकेज होता है। तो जैसे ही फफूंद जनित बीमारियां लगेगी उसके बाद दीमक का आपके आक्रमण हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनको समय से आप उसको नियंत्रण करें। जी जी बिल्कुल। तो आपने समझा कि कैसे आप सही समय पर नियंत्रित कर सकते हैं इन बीमारियों को। और प्राकृतिक खेती में होता भी ऐसे ही है कि आपको जो प्राकृतिक तरीके से चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ उतनी ही करनी है। तो सर यहाँ पर एक और हमारे पास सवाल आया है और ये हरीश जी हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या सरकार द्वारा किसी तरह की वर्कशॉप या कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि हमें केमिस्ट्री की लेबोरेटरी से निकलकर प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है जो कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। आप ये देखेंगे कि जो बजट जो अभी प्रेषित हुआ है उसमें 23-24 के बजट में आप देखेंगे कि माननीय हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी आप जितने भी पूरे देश में 100 करोड़ किसानों के साथ इसके साथ 359 करोड़ रुपए का अनुदान या सहायता दी जाएगी और देश के अंदर 10,000 बायो इनपुट लेबोरेटरियाँ खोली जाएगी। और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप कृषि विज्ञान केंद्र, हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप उसके रजिस्ट्रेशन कराएं या हर कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क में रहेंगे। तो जब भी इसकी ट्रेनिंग होती है, इसकी प्राकृतिक खेती के ऊपर ट्रेनिंग होती है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी होती है, तो उसमें मदद आपको दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आप ये बहुत अच्छी सोच भी है कि आप इसके बारे में इतनी गंभीरता से सोच रहे हैं और किस तरह की कार्यशाला या फिर वर्कशॉप जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके बारे में भी आपने जाना। अब डॉक्टर तोमर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो एक्जॉटिक फसलों की हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, उसमें अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, जैसे आपने बताया ठंड की सब्जियाँ ज़्यादातर ये, तो कैसे हमारे किसान इनका चुनाव करें? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि जो विदेशी सब्जियां हैं ये सर्दी के मौसम की फसलें हैं। तो सर्दी का जो हम मौसम मानते हैं वो हम मानते हैं कि अक्टूबर से पूर्णतः सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है। तो उससे पहले अगर हमारे किसान भाई इसमें प्राकृतिक खेती में ब्रोकली में रुचि रखते हैं, नोल कोल में रुचि रखते हैं, या लीक उगाना चाहते हैं, या चाई उगाना चाहते हैं, या लेचूस उगाना चाहते हैं, तो इनकी पहले संरक्षित अवस्थाओं में पौध तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही तापक्रम में कमी आती है, जैसे आज वर्तमान की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, अभी जो सूचना प्राप्त हुई है मौसम विज्ञान विभाग से कि अभी दिल्ली के आसपास और दिल्ली में अगले 3-4 दिनों में दिन का तापक्रम 34-35 डिग्री रहेगा और रात्रि का तापक्रम 16-17 डिग्री रहेगा। तो ये जो तापक्रम है ये इनके लिए रोपाई के लिए अच्छा है। आपके पास अगर लेट्यूस की पौध तैयार है, ब्रोकली की पौध तैयार है, या स्लेरी की है, पार्सले की है, तो आप इनकी रोपाई अभी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और अब प्राकृतिक खेती पर बात कर लेते हैं सर। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती में कि हमारे बहुत सारे दर्शकों का भी ये सवाल होता है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में मुख्य रूप से अंतर क्या है, क्योंकि जैविक खेती में भी आपको रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना, जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तभी हम दर्शकों को ये बताते हैं कि इसमें आपको रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कई बार हमारे दर्शक, हमारे किसान भी ये सवाल लेकर के आते हैं कि कैसे इसका फ़र्क करें और क्या दोनों के उत्पादों में भी कोई भिन्नता होती है? जी, प्राकृतिक खेती जैसे कि आपने बताया और सब जानते हैं कि दोनों ही खेती रसायन मुक्त है, लेकिन जो जैविक खेती है उसमें जो इनपुट जो काम में लेते हैं उसमें बायोपेस्टिसाइड्स भी काम लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी काम में लेते हैं। तो जो जैविक खेती है वो थोड़ी महंगी है और जैविक खेती के अंदर जुताई भी की जाती है, जबकि जो प्राकृतिक खेती है उसमें जो सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक खेती देसी गाय या उसके उत्पादों पर आधारित है, या जो भी संसाधन आप इसमें काम में ले रहे हैं वो खेत या खेत के आसपास ही होते हैं। तो प्राकृतिक खेती में एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ती भी होती है, और दूसरा ये भी फ़र्क होता है कि जो जैविक खेती है, कहीं कहीं जैविक खेती में जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज भी आप उसमें काम में ले सकते हैं, और जो जैविक खेती है उसमें जुताई भी की जाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ये माना जाता है कि मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है वो
4 से 5 इंच में होती है, क्योंकि जो ऊपर की जो ज़मीन है वो जो 4 से 5 इंच की ज़मीन है उसमें 88 से लगभग 95% के आसपास सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, और जो जड़ें जो भोजन निर्माण करती है वो लगभग 95% होती है। तो प्राकृतिक खेती में यही होता है कि उसमें जुताई नहीं की जाती है, बल्कि जो देसी हल है या बक्सर है उससे उसकी ज़मीन को वहीं से उठा के उसकी ज़मीन को वहीं रखा जाता है, मतलब उसको पलटा नहीं जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है। और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट भी काम में ले सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड भी काम में लेते हैं, जबकि इसमें जो आपके नीम है, आकड़ा है, दतूरा है या देसी गाय के गौमूत्र है, गुड़ है, इनको उसमें काम में लिया जा सकता है। जी, विक्रांत जी हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया, सवाल लेते हैं। जी विक्रांत जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो, आवाज़ कट गई हमारे। विक्रांत जी क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। विक्रांत जी अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं फिर से हमें फ़ोन लगाएं, हम आपके सवाल को ज़रूर लेंगे। सर अब बात कर लेते हैं एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के बारे में। और ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि ठंड की सब्जियां होती हैं मुख्य रूप से, यानी इनको ज़्यादा तापमान नहीं चाहिए, तो पोषक तत्वों का प्रबंधन इनमें किस प्रकार से करना होता है? क्या जो पारंपरिक तौर पर हमारी सब्जियाँ होती हैं उसी तरह से होता है? खेत की तैयारी, पोषक तत्वों का प्रबंधन, ये सब क्या भिन्न होता है इनमें? बिल्कुल निश्चित रूप से इनके उगाने की जो पद्धति है या प्रक्रिया है वो सामान्य सब्जियों की तरह ही है जी। जैसे मैंने बताया कि एक तो ये जितनी विदेशी सब्जियां हैं जिनके हमने अभी तक नाम लिए हैं, इनको हम पहले पौध तैयार करते हैं। तो पहली बात तो होती है इनकी सफल खेती के लिए आप उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करें, उन्नत किस्मों की जानकारी हो। अभी हमने आपको जैसे ब्रोकली के बारे में बताया, अभी हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास क्या पार्सले, स्लैरी, लेट्यूस की कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे हमारे यहाँ संस्थान की एक चाइनीज़ येलो किस्म है, एक ग्रेट लेक है। ये 2 किस्में तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किस्में हैं, जिनको यहाँ हमारे किसान भाई इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर हम पार्सले की बात करते हैं तो उसमें फोर्ड हुक एम्परर है, या स्लैरी की बात करें तो उसमें भी हमारे संस्थान की किस्में हैं। लेकिन ये अधिकतर किस्में जो हैं विदेशों से आयातित किस्में हैं, जिनको यहाँ ला करके इनको जो है अडेप्टेशन में लाया गया है। और इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किस्में हैं। तो इनका बीज हम किसान कहाँ से प्राप्त करें, सबसे बड़ी बात उनके सामने आती है, क्योंकि इनका बीज उत्पादन भी पर्वतीय क्षेत्रों में ही संभव है। इनका पर्पल ब्रोकली को छोड़ के बाकी सभी, या लेट्यूस पे भी हमने इस दिशा में मेरे संभाग में काम हुआ है कि हमने इसकी किस्मों को विकसित करने का कार्यक्रम चलाया, और उसमें हमने नीले रंग की, हरे रंग की, गहरे हरे रंग की और शीर्ष बनाने वाली या पत्ते बनाने वाली किस्मों को विकास करने का हमने कार्य किया है। और उनमें से अधिकांश जो किस्में हैं वो मैदानी क्षेत्रों में ही बीज बना लेती हैं। जो शीर्ष बनाने वाली हैं उनमें यहाँ बीज कम बनता है, इसलिए उनका जो बीज है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही बनता है। तो अगर आप हमारे संस्थान की विकसित किस्मों में रुचि रखते हैं तो आपको हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है कटराइन में, वहाँ से आप इनका बीज ले सकते हैं। अन्यथा आप स्थानीय बाज़ार में दिल्ली में जैसे इंदिरा मार्केट है या और बड़े मार्केट हैं शहर के, देश के उन शहरों में, उनमें भी इनके बीज उपलब्ध हो जाते हैं, या ऑनलाइन भी बीज उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप पहले पौध तैयार करेंगे और इनकी पौध जैसे मैंने बताया ब्रोकली को, केल को, इनको छोड़ करके ये जल्दी तैयार हो जाती, बाकी की पौध लगभग 40 दिन के अंदर तैयार होती है। तो उसी प्रकार से नियोजन करना है और फिर खेत की तैयारी करनी है, प्लेवा करके खेत को जुताई करके बत्तर बनाना है, बेहतर बनाना है, समतलीकरण करना है और लाइनों में इनकी बिजाई करनी है। ब्रोकली की अगर हम बात करते हैं तो ये तेज़ी से बढ़ती है, स्लैरी धीमी गति से बढ़ती है, और पार्सले स्लैरी ये जो हैं जो स्लैरी है ये धीमी गति से बढ़ती हैं। ऐसे ही हमारी लीक है वो कम धीमी गति से, तो ज़्यादा समय लेती हैं। अब इनके बेहतर बढ़वार के लिए जैसे कि हम मानते हैं कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से इन्हीं विदेशी सब्जियों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब इनके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें जो मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनको तो हम सामान्य सब्जी फसलों की तरह ही इस्तेमाल में लाते हैं।
फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय या रुपाई से पहले खेत में मिलाया जाता है। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा और शेष बची नाइट्रोजन की आधा मात्रा को 2 बार में छिटकवा विधि से उसमें दिया जाता है। जहाँ तक बात है किसान भाई आजकल बहुत इनकी खेती जो कर रहे हैं वो ड्रिप फर्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बेहतर तरीका है। उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, इफ़को के द्वारा तैयार किए गए लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, या क्रेपको के भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, या नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के भी फर्टिलाइज़र हैं, उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर है कन्हैया लाल प्रजापति, जिन्होंने मध्य प्रदेश से मैं कॉल किया है। सवाल ले लेते हैं जल्दी से इनका भी। हेलो कन्हैया जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो। नमस्कार मैडम। जी जी बताइए, सवाल बताएं आपने। ये कंपोस्ट खाद कैसे बनाता, कृपया विधि पूर्वक हमें समझाइए। एक बार फिर से बताएं कन्हैया जी, सवाल नहीं समझ आया आपका। हाँ, कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, कृपया। जैविक खाद कैसे बनाई जाती है, आप ये जानना चाहते हैं? जी जैविक, ठीक है सर, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है? जी, जैविक खाद आप मिट्टी के अंदर आप ये ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ भी आप फसल बो रहे हैं 15 से जो भी सनई है, ढेंचा है, इन फसलों को आप बुआई कर दें और वो इसको 40-45 दिन बाद आप उसको ज़मीन के अंदर मिला दें। तो इससे क्या होगा कि एक हरी खाद होती है, जिससे कि आपके अंदर जो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। और नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़ेगी तो आपके ये देखेंगे जो आप यूरिया से नाइट्रोजन दे रहे हैं या अन्य स्रोत से आप नाइट्रोजन दे रहे हैं उसकी पूर्ति होगी। और इस तरह ज़मीन के अंदर आप वेस्ट डिकम्पोजर भी आप उसको मिला सकते हैं, जो कि गाज़ियाबाद से नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहाँ से भी आप उसको जो आपकी वेस्ट है उसके अंदर आप जैसे इसको वेस्ट डिकम्पोजर अगर आप बनाना है तो 200 लीटर पानी ले लें, और जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है उसको, और एक बोतल आती है उसको ले लें, और उसके अंदर 2 किलो गुड़ मिला दें, और इसको आप 6 से 7 दिन तक पड़ा रहने दें। और उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है उसके अंदर इसको डाल दें, तो ये लगभग ये थोड़े दिनों में सड़ जाएगा, और उस सड़ी हुई खाद को आप खेत में काम में ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि फ़िलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अगर आपके सवाल अब तक नहीं पहुँच पाए हम तक, तो बात करेंगे आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं विदेशी सब्जियों की खेती से जुड़ी हुई। अगर आपके कोई भी सवाल है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करें। कुछ सवाल हमारे पास आए, देख लेते हैं कि कुछ दर्शक जो हमें लगातार व्हाट्सएप पर सवाल भेजते हैं, तो उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले सर एक बहुत ही आम सवाल आता है, और मैं सवाल कम इसे कहूँगी कि आशंका या भ्रांति जो भी है, इसे आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि किसान ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में उपज कम होगी। तो एक तो पहले ये कि आपको अपने खेत को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करना एक वो समय, और जब वो उपज लेते हैं तो उसमें उपज कम होती है। तो क्या ये सही है, और क्या इससे किसानों को नुकसान होने की आशंका है, जैसा सवाल किसानों की तरफ से आता है? जी, निश्चित तौर पे किसानों का यह प्रश्न होता है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि अगर आप जैविक खेती के सभी स्तंभ, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत,
मल्चिंग है या सब फसलें हैं, वापसा है, इनका सही तरीके से कॉम्बिनेशन से करेंगे तो जैविक प्राकृतिक खेती फ़ायदेमंद है। होता क्या है कि 90% किसान जो है मल्चिंग नहीं करते हैं, जो मल्च होती है उसको नहीं करते, और जब मल्चिंग नहीं करते हैं तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि खरपतवार खेत में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। आज भी 90% किसान मल्चिंग नहीं करते हैं। तो मल्चिंग होने से एक तो पानी की बचत होती है, और उसके अलावा जो कि ज़मीन के अंदर जो केंचुए हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो जो ज़मीन के अंदर जीते, प्राकृतिक खेती का एक बहुत बड़ा भी ये भी सिद्धांत है कि फीड द सोइल नॉट द प्लांट। तो ज़मीन को अगर आप पोषित करेंगे, इसके लिए आप मल्चिंग अगर करेंगे, ज़मीन हमेशा ढकी होनी चाहिए। अगर ज़मीन ढकी होगी तो उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो भी केंचुए हैं, आज केंचुओं का भोजन ही देसी गाय का गोबर ही है, तो उससे क्या होगा कि ह्यूमस की जब मात्रा बढ़ेगी तो ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि वापसा का वातावरण बढ़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक खेती में जो एक भ्रांति है, वैज्ञानिक इस चीज़ का प्रमाणित कर चुके हैं कि इसमें आपको फसल लागत कम करनी है और मुनाफा कमाना है। इसमें ये प्रूव कर चुके हैं कि लगभग 56% तक फसल की लागत कम होती है, और सब्जियों में लगभग 26%, और जो लाभ है सब्जियों के अंदर 19% लाभ होता है। जी जी। तो इसमें मेरा छोटा सा ये है कि आप जो है ना प्राकृतिक खेती में ज़मीन को जब आप बताएंगे तने के अंदर भोजन संग्रहण रहता है, तो तना जितना मोटा होगा उतनी पैदावार बढ़ेगी। तो तने की मोटाई बढ़ाने के लिए ठीक है सर। एक कॉलर है ओम प्रकाश जी हैं, इनका भी हम सवाल ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है आपका। ओम प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं आप हमारे साथ फोन लाइन पर, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? हेलो। हाँ हेलो जी ओम प्रकाश जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। गुलाब की प्राकृतिक खेती कैसे करें? गुलाब की? जी। फूलों की प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं सर? जी, फूलों की प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं तो आप, मैं बताया था मैंने कि जीवामृत से आप उसको, या घन जीवामृत से आप उसकी शुरुआत करें। जहां आप खेत की जुताई से पहले जीवामृत अगर नहीं बनाना पता है तो मैं एक बार उसकी विधि बता देता हूं। इसके लिए आपको 180 लीटर पानी लेना है, 10 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 10 किलो गाय का मूत्र लेना है, 1 किलो किसी भी दाल का आटा लेना है, और दलहनी आटा जिसमें मूंग, उड़द, राजमा, चना, अरहर हो सकता है, और 1 किलो सजी मिट्टी लेनी। इनको सभी को मिला के आपको जीवामृत तैयार हो जाता है, 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है। तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, जब आप इसको गुलाब का बाग लगा रहे हैं, तो उसको पानी के साथ इसको या डब्बे में लेके उसको मिट्टी में छिड़काव करके अच्छी तरह से जुताई कर सकते हैं। और उसके बाद आप हर 21 दिन पे इसके बाग में हर 21 दिन पे इसको 1 एकड़ के लिए मैंने ये मात्रा बताई है, तो हर 21 दिन में इसको आप पानी के साथ देवें। और इसका स्प्रे भी आप इसको 5%, 10%, मतलब आप 200 लीटर पानी के साथ 10 लीटर जीवामृत मिला के इसको छिड़काव करेंगे तो जो इससे पैदावार भी बढ़ेगी, और जो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या है, छाछा रोग की समस्या है, और जो कीड़े की लट की समस्या है, वो गुलाब में नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल। अब बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो कि गुलाब की प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, और इसके पीछे वजह भी ये है कि गुलाब से बहुत तरह के उत्पाद बनते हैं। गुलाब जल है, मुरब्बा है, कैंडीज तक बनाई जाती हैं, तो उससे भी जैविक रूप में बाज़ार तक पहुंचाने से हमारे किसान को काफ़ी लाभ हो सकता है। सर, क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो डॉक्टर तोमर, मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और सजेशंस देना चाहेंगे आज के विषय से जुड़े हुए चलते चलते। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अगर विदेशी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप फसल का चयन करते समय उसका स्वाट एनालिसिस ज़रूर करें। स्वाट में 4 शब्द होते हैं, SWOT। स्ट्रेंथ मतलब उसकी शक्ति क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसमें अवसर क्या है, और उसमें खतरे क्या हैं जी। इन चारों चीज़ों को ध्यान में रख के नियोजन करें। तो सबसे पहला तो फसल का चयन करना है, फिर किस्म का चयन करना है, खेत का चयन करना है, किस प्रकार से उसमें पोषण और खरपतवार नियंत्रण करना है, और इन सब के करने के बाद जब आपका उत्पाद तैयार होगा उसका समय से कटाई, उसकी छटाई, उसका डिब्बाबंदी और उसको बाजारीकरण,
बाजार महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जो उत्पादन आपने तो हमारा किसान भाई कर रिस्क की सकता बात है। की, तो यहाँ पर यही है कि देखिए बाजार को आप पहले समझ लें, उसके बाद ही ऐसी सब्जियों का चुनाव करें, क्योंकि अगर बाजार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको उस तरह का लाभ भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तोमर आपका और डॉक्टर दीपक आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमने प्राकृतिक खेती और विदेशी सब्जियों की खेती से जुड़ी जानकारियां जो आप तक पहुंचाई हैं उससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप इन बातों का ख्याल रखेंगे खेती करते हुए, और अगर अभी तक आप अपना विचार पक्का नहीं कर पाए थे तो आज के कार्यक्रम के बाद आपको अपना फैसला लेने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि हम अगले अंक में भी एक और विषय लेकर आएंगे। तो क्या है अगले अंक का विषय, वो भी जान लें, जिसमें हम नए एक्सपर्ट्स के साथ होंगे। हमारा अगला विषय होगा दुधारू पशुओं का टीकाकरण एवं रखरखाव, और साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा मछली पालन। तो अपने प्रश्नों के साथ आप तैयार रहें। आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, जो कि हमारा ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने सवाल एडवांस में भी मेल कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इससे भी आसान तरीका है हमारा टोल फ्री नंबर, यानी हेलो किसान का टोल फ्री नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें हेलो किसान। यहाँ लेंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। खुला आसमान, ये ठंडी हवाएं, ये हरे भरे खेत आपको सिर्फ गांव में मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आज किसान यात्रा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में पहुंच रही है और हम पहुंच चुके हैं गोवा राज्य में। गैस आता है और लाइट, बिजली और पानी में हमको फ्री बिल आता है। हमारे यहाँ पे सरकार की योजना का बहुत लाभ हो रहा है। खेती के माध्यम से अपने गांव, शहर, परिवार का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। गोवा से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 17 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार गोवा में हूँ और गोवा के अलग अलग गांव में पहुँच रही हूँ। ऐसे में इस कड़ी में आपको बता दें, थोड़ी सत्री नाम का एक गांव है, जिस गांव को आपने पहले कभी नहीं सुना है। आज सुनिएगा, समझिएगा कि इस गांव के किसान क्या करते हैं। सरकार के तरफ से बहुत सारी मदद, मैंने पहले ही जो बोला, जब हमने शुरुआत की थी, आप पाँव रखोगे वहाँ से सब्सिडी शुरू हो जाती है। तो हमारा किसान यहाँ का आत्मनिर्भर बन पा रहा है? हाँ, बन रहा है। हल्दी का प्लांटेशन, टर्मरिक एंड जिंजर का प्लांटेशन सक्सेसफुली करके दिखाया। गोवा से देखिए डबलिंग फार्मिंग इनकम पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 18 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर दूरदर्शन किसान पर। त्वचा यानी शरीर का सुरक्षा कवच। त्वचा में होती हैं कई तरह की समस्याएं। कौन कौन से हैं त्वचा रोग और कैसे होगा उनका उपचार? त्वचा की समस्याएं और निदान। अगर आप भी हैं त्वचा की समस्या से ग्रस्त, तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800113060 और 1800113061 पर करें कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।